Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Indian Express complete newspaper analysis for 15th of October. आज का Indian Express ही आया है क्योंकि आज द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आया. So we will be discussing the Indian Express and जो भी important news items है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके घर वाले कोई अगर आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो वो इस पर मना नहीं करेंगे आपको. यू कैन डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ. पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, कुनमिंग डिक्लेरेशन इट वॉज इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कुनमिंग डिक्लेरेशन में से किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं. पहला कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है. दूसरा कह रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. तीसरा कह रहा है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. एंड चौथा कह रहा है कि डिजास्टर रिडक्शन से रिलेटेड है. कुनमिंग डिक्लेरेशन. दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि एनएचआरसी के रेफरेंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनएचआरसी हैज द पावर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एंड कैन ग्रांट इंटरिम रिलीफ, यानी कि एनएचआरसी के पास क्रिमिनल कोर्ट की पावर है एंड इट कैन ग्रांट द इंटरिम रिलीफ. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब ये वन सन वन वर्ड वन ग्रिड नाम का इनिशिएटिव है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट्स एम इज टू बिल्ड ग्लोबल कंसेंसस अबाउट शेयरिंग द सोलार रिसोर्सेज. ठीक है ना. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो गई. ठीक है ना. कौन से स्टेटमेंट सही हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है ना. आपको बताना है. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आज आपको इन तीनों सवालों के आंसर्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में. मैं आंसर आपको लास्ट में बता दूंगा. आज का मेंस ऑफ द डे, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग लिख लीजिए. आज का जो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट प्रिजन रिफॉर्म्स आर नीडेड टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स. प्रिजनर्स की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए या ओवरऑल प्रिजन रिफॉर्म्स के रूप में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है. दिस इज द क्वेश्चन टू यू. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. आपको बताना है कि प्रिजन रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है ताकि ओवरऑल जो कंडीशन है प्रिजनर्स की वो इंप्रूव हो सके. ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ न्यूज के साथ जो कि इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, पीआईबी से है. ठीक है ना. पहली जो न्यूज है वो है कुनमिंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग ही. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुनमिंग डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली क्या है, अडॉप्ट किया गया था बाय ओवर 100 कंट्रीज इन द ऑन गोइंग वर्चुअल 15th मीटिंग ऑफ द सीओपी, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी. 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी. अब ये किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है? ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. याद रखिएगा, देखो क्या होता है कि अलग अलग उसके भी जो कॉन्फ्रेंस होता है ना वो भी अलग अलग, सीओपी अलग अलग होता है. एक तो सीओपी आपका यूएनएफसीसीसी का होता है. यूएनएफसीसीसी वाला जो है वो आपका किसके साथ, वो उसका अभी आप 26th सेशन देखने वाले हैं. ये जो हम बात कर रहे हैं ये सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं. कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं. उसका 15th कॉन्फ्रेंस जो था सीओपी 15, उसमें ऑनगोइंग में हुआ है. कुनमिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है बाय ओवर 100 कंट्रीज. ठीक है ना. सीओपी 15 की जो थीम थी, अब ये सीओपी 15 किसका है याद रखिएगा, ये सीओपी 15 जो है ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है, सीबीडी का है. याद रखिएगा यूएनसीबीडी का है. ठीक है ना. अब ये याद रखना है इसके बाद कि इस बार की जो सीओपी 15 की थीम थी वो थी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, एक ऐसा शेयर्ड फ्यूचर बनाना ताकि जितने भी लाइफ फॉर्म है अर्थ के उनके लिए एक शेयर्ड फ्यूचर बनाना. तो थीम थी 15 सीओपी की क्या थी? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन. ये टर्म बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा. इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन. इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फ्यूचर बनाना जिसमें कि सारे रिसोर्सेज जो हो, सारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, सारे इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये सबके साथ शेयर किए जाएं. दैट इज द थिंग. ये सबके साथ शेयर्ड रहें एंड उसका यूज बेनिफिट सब लोग उठा सकें. ठीक है ना.
COP15 is being held to review the achievement and delivery of the CBD strategic plan of biodiversity. Actually में जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी था उसका एक स्ट्रेटेजिक प्लान था फॉर 2011 टू 2020, यानी 2011 से लेकर 2020 तक के लिए एक डिकेडल प्लान बनाया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत। तो COP15 का काम ये भी है कि ये जो 10 सालों का टारगेट था ये कितना पूरा हुआ, कितना फुलफिल किया गया है, उन सारी चीजों के बारे में एनालाइज करना भी इसका काम था। अब की पॉइंट्स क्या है कुनमिंग डिक्लेरेशन के। पहला सवाल तो आपके लिए है कि कुनमिंग कहां पर है, वेयर डज इट लाई, ये कहां पे लाई करता है, कौन सी कंट्री में है कुनमिंग, आपको ये बताना है। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन का पहला पॉइंट है, इट कॉल्स अपॉन द पार्टीज टू मेन स्ट्रीम द बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन डिसीजन मेकिंग एंड रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। दूसरी चीज, बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को और बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन को आप जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे या कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन अगर आप लेते हैं तो बायोडाइवर्सिटी का जो एस्पेक्ट है उसको आपको दिमाग में रखना है। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द कुनमिंग डिक्लेरेशन। अगला पॉइंट है कि दे शुड इंश्योर दैट द पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी प्लान्स कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओवरऑल जो कुनमिंग डिक्लेरेशन है ना, मतलब वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो आपको जो पहला सवाल था वो तो मैंने बता दिया। इसके 3 पॉइंट मेन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ओवरऑल आपको इकोलॉजी का रिस्टोरेशन करना है और इकोसिस्टम का रिस्टोरेशन करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मैंने बता दिया कि ये गवर्निंग बॉडी होती है कन्वेंशन की, किसी भी कन्वेंशन की गवर्निंग बॉडी जो होती है वो COP कहलाती है। तो जो उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, उसके जो फ्यूचर डिसीजंस हैं वो सारे इन्हीं COP में लिए जाते हैं जो कि टाइमली हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो COP के अंदर वो डिसीजंस लिए जाते हैं, याद रखिएगा। अगली न्यूज है जो करुपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स, ये इनको GI टैग दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, करुपुर कलमकारी पेंटिंग एंड कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स दे हैव रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है किसको किसको, कलमकारी पेंटिंग्स को, करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स, और दूसरा आपका कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स को। तो अब पहले हम देखते हैं करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में बता दूं। दे आर द पेंटिंग्स विच आर डन इन द करुपुर एंड सराउंडिंग विलेजेस ऑफ तमिलनाडु। तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु के जगह है करुपुर, और तमिलनाडु के आसपास की जगहों में ये होता है, वहां का ही एंडेमिक है ये, और इसीलिए वहां पे इसको तमिलनाडु को इसके लिए क्या मिला है, GI टैग दिया गया। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। पर्पस इसका क्या होता है, दिस पेंटिंग्स आर डन ऑन द कॉटन क्लॉथ। अब ये कॉटन क्लोथिंग में होती है, कॉटन क्लोथिंग में होती है, एंड आर प्रीडोमिनेंटली यूज इन द टेम्पल्स फॉर अम्ब्रेला कवर्स, सिलिंड्रिकल हैंगिंग्स, चैरियट कवर्स एंड आसमानगिरी फॉल सीलिंग के रूप में इसको यूज करते हैं। तो करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स हैं ये, करुपुर कलमकारी पेंटिंग्स ये वहां पे होती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आपका कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स है, तो कल्लाकुरिची वुड कार्विंग्स ये लकड़ी के ऊपर कार्विंग की जाती है। कल्लाकुरिची वुड कार्विंग ये भी तमिलनाडु का ही है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तमिलनाडु का ही है। तो दोनों याद रखिए, करुपुर कलमकारी अगर आपको बताया मैंने तो क्या हो गया, ये तमिलनाडु का है और ये कॉटन क्लॉथिंग में होता है। और कल्लाकुरिची वुड कार्विंग जो होता है ये भी कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है ना। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और चीज पहली जो हम न्यूज डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD बताया था, तो याद रखिएगा CBD जो है ना, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि CBD जो है वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। याद रखिएगा, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की रिगार्डिंग है, और 1993 से वो फोर्स में है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए रिगार्डिंग जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, CBD जिसको हम बोलते हैं, वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 1993 से वो एक्ट कर रही है, एंड 3 ऑब्जेक्टिव्स के मेन है। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत आपका जो 2000 में कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी आया था। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो था वो कब आया था, 2000 में आया था, जो कि फोर्स में कब आया,
2003 में आया। तो 2000 में जो सीबीडी हुआ उसमें कार्टाजीना प्रोटोकॉल की बात की गई थी, और कार्टाजीना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। 2003 में वो फोर्स में आया था। नागोया प्रोटोकॉल भी है, जो नागोया प्रोटोकॉल जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग के रिगार्डिंग है, वो भी इसके अंतर्गत आया था, जो कि 2010 नागोया में जब COP10 हुआ था तो उसके अंतर्गत आया था। और 2014 में नागोया प्रोटोकॉल क्या हुआ, फोर्स में आया। तो याद रखिएगा, मैं दो चीज आपको बता दी, सीबीडी बता दिया 1993 लीगली बाइंडिंग है। सीबीडी के अंतर्गत 2000 में आया कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जो कि 2003 में फोर्स में आ गया। फिर नागोया प्रोटोकॉल आया आपका। नागोया प्रोटोकॉल कब आया, 2010 में आया नागोया जापान में, एंड फोर्स में कब आया, 12 अक्टूबर 2014 को आया। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और जो मैंने आपको बताया ना स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, वो 2011 से 2020 के बीच में जो 10 सालों के 20 एम्बिशियस टारगेट्स हैं उनको आईची टारगेट्स भी कहा जाता है। जो अपन ने बात की ना 2011 से 2020 के बारे में बात की, 2011 से लेकर के 2020 तक का जो डिकेड था वहां पे स्ट्रेटेजिक कुछ बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स बनाए गए, इन्हीं को आईची टारगेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, आईची टारगेट्स भी कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग, जितने भी फैक्ट्स हो सकते थे मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। यहां पे नीरव मोदी सिस्टर्स ट्रस्ट ऑफर इट्स स्विस अकाउंट फंड्स टू द गवर्नमेंट। अब नीरव मोदी की जो बहन है जिसका नाम पूर्वी मोदी है, उनके 275 करोड़ रुपए स्विस बैंक अकाउंट में है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में इन्होंने डिपॉजिट कर रखे थे, और ये पूरा का पूरा पैसा ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ मतलब की मर्सी प्ली के रूप में। ये पूरा का पूरा पैसा वो दे रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड याद रखिएगा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, और वहां पे इन्होंने पैसा इकट्ठा करके रखा था। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की लोकेशन याद रखिएगा, ये कैरिबियन में लोकेटेड है। जब आप देखें ना कैरिबियन वाला रीजन, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो रीजन है, वो उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। कैरिबियन का पार्ट है ये। ठीक है ना, आर्कीपेलागो है कैरिबियन में एक आर्कीपेलागो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, याद रखिएगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो पूर्वी मोदी ने अपना पूरा पैसा इनको देने की बात कही है। ईरान स्लैम्स अडानी पोर्ट्स बैन एज अनप्रोफेशनल। अब हुआ क्या था, मैंने कल आपको एक न्यूज बताई थी कि अडानी पोर्ट में लगभग 3000 किलोग्राम हेरोइन पाई गई है। ठीक है ना, ये मुंद्रा पोर्ट आपका कहां पर है, गुजरात में है मुंद्रा पोर्ट। वहां पे 3000 किलोग्राम की हेरोइन आई थी, जो कि आपके ये ईरान पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान रीजन से आ रही है कह रहे हैं। तो ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में कल मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान जो रीजन है, वो रीजन कौन सा है, वो गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है। मैंने कल बताया था ना, गोल्डन क्रिसेंट बनाया था आपके लिए कि एक गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें 3 पॉइंट है, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये ओपीएम के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए अब इन तीनों जगहों की जो शिपमेंट है, ये अडानी ने बोला है कि यहाँ की शिपमेंट अब हम नहीं लेंगे। इसी बैन को ईरान ने कहा है कि अनप्रोफेशनल बैन है ना, कोई जानबूझ करके थोड़ी कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि हम जानबूझ करके तो कर नहीं रहे, तो फिर आप बैन क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, आप सभी को आज दशहरा है, तो वेरी हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, है ना। आप सबको इसकी शुभकामनाएं हैं, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ यहाँ मूव कर सकते हैं। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट था। हम जो बात करेंगे एडिटोरियल पेज में, देखो यहाँ के कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं थे। मैं आपको बता सकता हूँ, सारे मैंने पढ़े जरूर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं थे एडिटोरियल। ये थोड़ा बहुत क्राइसिस ऑफ कंपैशन की बात कर लेते हैं। ये जो आर्टिकल है ये प्रिजन रिफॉर्म्स पे लिखा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है बेसिकली 2-3-4 पॉइंटों पे काफी फोकस किया गया है। देखो मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनिए और उसको लिखते जाइए। क्राइसिस फॉर कंपैशन आर्टिकल में जो ऑथर ने बात की हुई है क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स हैं, अगर आप प्रिजनर्स की संख्या देखेंगे इंडिया में, तो ज्यादातर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से, SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मतलब और ये इनका जो अगर आप मतलब रिसोर्सेज वाइज अगर आप स्टेटस देखेंगे तो बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है। मतलब कि ये रिसोर्स क्रंच वाले लोग ज्यादातर जेलों में रहते हैं। तो इसका रीजन ये है कि वो कई बार क्या है, या तो बेल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या तो जितना भी उनको देना है बेल के अमाउंट जितनी रहती वो नहीं दे पाते। और कई बार तो जैसे क्या होता है कि सजा के साथ साथ आपको कुछ जुर्माना भी लगता है, मतलब फाइन भी लगती है। सपोज अगर 1 लाख की फाइन लगी आपको, अगर आप वो फाइन नहीं दे पा रहे हो तो आपको उसके एवज में आपको कुछ सजा पड़ जाएगी, जैसे 3 साल की सजा या 4 साल की सजा। तो कई ऐसे भी प्रिजनर्स हैं जो कि अपना मतलब कि जो जमानत का अमाउंट है वो नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि ये सारे जो प्रिजनर्स हैं इनको
इनको थोड़ा कंपैशनेट ग्राउंड में एनजीओ से बात करके, सिविल सोसाइटी से बात करके आपको बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑथर ने ये तारीफ जरूर की कि जैसे कोविड के टाइम पे आपने बहुत सारे प्रिजनर्स को रिलीज किया, पैरोल पे रिलीज किया, अलग अलग उस जगहों पे उसमें रिलीज किया, लेकिन वहां पे जो क्राइटेरिया आपने बनाया वो क्राइटेरिया बनाया आपने क्राइम को, मतलब कि आपने धाराएं देखी कि भाई जो इस धारा में अंदर थे, इस धारा में अंदर थे, लेकिन आपने हेल्थ ग्राउंड भी देखना चाहिए था, आपको बहुत सारी चीजें और देखनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि हेल्थ ग्राउंड और इन सबको भी बेसिस बनाना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि जो 7 साल से कम की सजा वाले थे उनको जैसे छोड़ा गया, तो ये सारी चीजें आपने क्रिमिनल बेसिस पे आपने देखी। और ऑथर ने यही कहा कि जो बहुत सारे अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है इंडिया में एक्टिविस्टों को जेल में डालने का, ठीक है ना, तो एक्टिविस्ट को जो जेल में डालना है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है कि उनको बेल भी नहीं मिल रही है और उनको यूएपीए लगा दिया जाता है, उनको इनकार्सरेट कर दिया जाता है प्रिजन्स के अंदर और बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर देम एज वेल, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज वेल, है ना। जो एक्टिविस्ट्स को इस तरीके से इनकार्सरेट करना है वो भी ऑथर ने कहा है। इसके अलावा ऑथर ने यह कहा है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं दैट शुड बी द की, दैट शुड बी द प्रियोरिटी। आपको हर हाल में ह्यूमन राइट्स को तो सपोर्ट करना ही करना है, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना ही है। देखो, हो सकता है आप उसको पॉलिटिकल राइट्स ना दो, हो सकता है आप उसको उसके प्रॉपर्टी राइट्स ना दो, लेकिन जो उसका बेसिक ह्यूमन राइट है, उसको जो राइट टू प्रॉपर मतलब एक अच्छी राइट टू लिव विद डिग्निटी है, राइट टू लिव विद डिग्निटी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं पे। उसको आप इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रीट, नॉन लिविंग थिंग को ट्रीट कर रहे हो, तो यू कैन नॉट ट्रीट दैट ह्यूमन बीइंग एज अ नॉन लिविंग थिंग। आपको यू हैव टू प्रोवाइड सम राइट्स, दैट इज द बेसिक थिंग दैट हैज बीन कॉल्ड इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कई बार प्रोटेस्टर्स को हम डाल देते हैं और इनकार्सरेट कर देते हैं प्रिजनर के साथ, तो ये उनके माइंड में भी गलत इंपैक्ट पहुंचता है ना। तो दैट इज, यहाँ पे ऑथर ने वही कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी आपको कंपैशन का थोड़ा सा एक एस्पेक्ट रखने की जरूरत है। यू हैव टू हैव अ कंपोनेंट ऑफ कंपैशन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज वेल। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जो ये दूसरा आर्टिकल था, इन सर्च ऑफ होम, ये लिखा गया था नोबेल प्राइज विनर अब्दुल रज्जाक गुरनाह के नॉवेल्स के ऊपर, है ना। इसके बारे में उन्होंने लिखा था एंड इसमें उन्होंने ये कहा था कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह ने जो माइग्रेशन के बारे में लिखा है उसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है, एंड इन्होंने एक माइग्रेशन के ऊपर लिखी थी कि माइग्रेशन इज नॉट अ सिंगल एक्ट। माइग्रेशन जो है वो सिंगल एक्ट नहीं कि भाई ये माइग्रेशन करके आए हैं। माइग्रेशन इज एक्चुअली अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस in which ordinary people are caught between the memory of violence past एंड प्रेजेंट। तो ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। माइग्रेशन के ऊपर कभी आपको अगर ऐसे लिखने के लिए आ गया, या माइग्रेशन के ऊपर आपको GS1 GS2 में आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, आंसर लिखने के आ गया, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि माइग्रेशन इज नॉट अ सिंगल एक्ट। ये सिंगल एक्ट नहीं है माइग्रेशन, रादर इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है बिटवीन इन विच एन ऑर्डिनरी पर्सन जिसमें फंस जाता है, किसके बीच में, मेमोरी ऑफ वायलेंस पास्ट एंड फ्यूचर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो पास्ट के जो वायलेंस वाला जो पास्ट था और जो प्रेजेंट है उसके बीच में फंस जाता है वो व्यक्ति, वो प्रोसेस है माइग्रेशन की, दैट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से माइग्रेंट नहीं बनता है, देयर आर सर्कमस्टेंसेस दैट लीड टू दैट थिंग, है ना। दैट इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो आर्टिकल है हम बात करेंगे BSF पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शंस की, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अप टू 50 किलोमीटर इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम। पहले तो ये न्यूज नोट कर लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्सटेंड कर दिया है ज्यूरिसडिक्शन किसका, BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, अप टू 50 किलोमीटर इनसाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है ना। अब BSF की जो पावर है विच इंक्लूड्स अरेस्ट, सर्च एंड सीजर, ये अभी तक क्या थी, दे वर लिमिटेड अप टू 15 किलोमीटर। अभी तक ये इन स्टेट्स में 15 किलोमीटर तक ही लिमिटेड थी, यानी BSF की जो पावर थी अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की, ये 15 किलोमीटर तक लिमिटेड थी। किन किन स्टेट्स में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और असम में। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया है, 50 किलोमीटर कर दिया है इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है ना।
एंड इसके साथ एक और चीज की है, मिनिस्ट्री हैज रिड्यूस द बीएसएफ एरिया ऑफ ऑपरेशन इन गुजरात फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, गुजरात में जो बीएसएफ का वर्किंग एरिया था वो 80 किलोमीटर का था, अब उसको घटा करके कितना कर दिया गया है, 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और जहां पे 15 था, 15 कहां कहां था, पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। नाउ दिस मूव हैज बीन अनाउंस्ड बाय गजेट नोटिफिकेशन ऑन मंडे। इसको क्रिटिसाइज किया है पंजाब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और कहा है कि ये अटैक है ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू कर्टेल द राइट्स ऑफ द स्टेट पुलिस। तो बिल्कुल बहुत ही बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का ये कि यहाँ पे चूंकि बीएसएफ जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आप सबको पता है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की अगर हम बात करते हो तो बीएसएफ उनमें से एक है। अगर हम सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करें तो बीएसएफ उनमें से एक है। और जब भी बीएसएफ की पावर को बढ़ाया जाएगा, यानी कि सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है, सेंट्रल की डायरेक्ट पावर बढ़ाई जा रही है, और वो चीज किसके अपोज में है, पुलिस, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए था, यानी कि जहां पे पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम की गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए था, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्टेट की पावर को कर्टेल किया जा रहा है एंड देयरफॉर दीज स्टेट्स आर टर्मिंग दिस एज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर। इसीलिए उन्होंने स्टेट्स ने कहा है कि ये जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर पे एक अटैक है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने पावर का यूज किया अंडर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968। तो उन्होंने, जो सेंट्रल है, उसने कहा है कि वी आर एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर द बीएसएफ एक्ट ऑफ 1968, ठीक है ना। अब बीएसएफ एक्सरसाइज कैसी पावर करते हैं, तो अभी जो है बेसिकली तो एंजॉय अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, पासपोर्ट एंट्री इंडिया एक्ट 1920 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967। तो बीएसएफ के पास करंटली पावर्स है अरेस्ट करने की, सर्च करने की अंडर दीज लॉज। तो सीआरपीसी, पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 एंड पासपोर्ट एक्ट 1967, इनके अंतर्गत बीएसएफ के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही वो सीज भी कर सकते हैं। तो दीज आर द पावर्स, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कई लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, जैसे जो क्रिटिसाइज कर स्टेट गवर्नमेंट्स का मैंने क्रिटिसिज्म आपको बता दिया। बीएसएफ का पावर जुडिशियल इंक्रीज किया गया उसका, लेकिन कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि बीएसएफ कई बार एक्ट नहीं कर पाती इंटेलिजेंस होने के बावजूद। उनको पता रहता है कि भाई इतने किलोमीटर अंदर यहाँ पे ऐसी चीजें, ये स्मगलिंग हो रही है, लेकिन वो एक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि वो उनके जुडिशियल में नहीं आता था, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि वो पुलिस को अगर बताते भी थे तो वहां पे एक्शन जल्दी नहीं होता था। इसी कारण से उन्होंने कहा कि अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ताकि ये सारी चीज वो देख सकें। लेकिन ऑथर का कहना है कि एक्सप्लेनेशन इसलिए भी नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन ये नहीं दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि उनकी पावर्स आर्म्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नहीं इंक्लूड की गई, जिसके अंदर स्मगलिंग एक्चुअली में आती है। आपने इंक्रीज की बीएसएफ एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये मुद्दा था जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एक मैप भी दिखा होगा, देखो, है ना। ये इंडिया और पंजाब वाला जो रीजन है, जहाँ पे गुरदासपुर, अमृतसर, फरीदकोट और बटाला, श्री मुक्तसर साहिब, तरन तारण साहिब आपको दिख रहा होगा। असम में आपको जगहें दिखा दी कहाँ कहाँ किस रीजन में बीएसएफ का जुडिशन बढ़ चुका है, और आपको वेस्ट बंगाल दिखा दिया कि कहाँ कहाँ ये रीजन में बीएसएफ का जुडिशन बढ़ा है। आगे मूव करते, कस्टम ड्यूटी वेवर ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, विल इट हेल्प कंट्रोल द प्राइसेस। कस्टम ड्यूटी वेवर, कस्टम ड्यूटी वेवर मिल रहा है किस पे, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स पे, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले कस्टम ड्यूटी बता दूं। कस्टम ड्यूटी रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कस्टम ड्यूटी मतलब कि ऐसा टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है उन गुड्स पे जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ट्रांजैक्शन जिनका होता है। सिंपल टर्म से बोले, इट इज अ टैक्स दैट इज लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है। द गवर्नमेंट यूजेस दिस ड्यूटी टू रेज इट्स रेवेन्यू, सेफगार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मतलब कि गवर्नमेंट क्यों बढ़ाती है, घटाती कस्टम ड्यूटी को, ताकि वह बढ़ाएगी तो उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। मान लो इंपोर्ट पे उसने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, तो जो
अंदर आने वाला माल है उसमें उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, कुल मिलाकर के उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अगर घटा रहे हैं तो कुल मिलाकर के जो प्रोडक्ट आएगा वो सस्ता होगा, तो यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को उसका फायदा मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो कस्टम ड्यूटी लगता किस पे है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे होते हैं, बॉर्डर ट्रांजैक्शंस पे होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे होते हैं। और गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी कभी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी लगा देती है। जैसे कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती है, या बेसिक काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये कस्टम ड्यूटी का ही पार्ट है, ठीक है ना। दे आर पार्ट ऑफ द कस्टम ड्यूटी ओनली। तो गवर्नमेंट ने जो बोला है कि क्या ये प्राइस कंट्रोल करेगा, तो उन्होंने कहा कि तुरंत इसका इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्टेड बैक टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का पार्ट दोबारा से यूएसए बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इसको हटाया गया था, याद रखिएगा। यूएनएचआरसी हम इसको बोलते हैं, यूएनएचआरसी। टोटल इसके 47 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। इसके मेंबर्स कितने हैं? 47 मेंबर्स हैं यूएनएचआरसी के। और यूएसए को दोबारा से सेलेक्ट किया गया है, 3 साल के पीरियड के लिए सेलेक्ट किया गया है। एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूएनएचआरसी, हम सब जानते हैं। और इसका टर्म जो रहेगा 3 साल का रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। द टर्म विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो ये आप याद रख सकते हैं। एंड यूएनएचआरसी के बारे में आपको पता है 47 मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इस काउंसिल को क्रिएट किया गया था एक यूएनजीए के रेजोल्यूशन द्वारा, जो कि 15 मार्च 2006 में आया था, याद रखिएगा। 15 मार्च 2006 में ये आया था। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि 2006 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल आई थी, है ना। और इसमें यूएसए अब 3 साल के लिए फिर से वापस आ गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। बैंक विल हैव टू प्रिपेयर फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अब थोड़ा सा मैं आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में बता दूं। देखो, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी 2 तरीके की कन्वर्टेबिलिटी है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल पहले समझो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में और फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में कितने इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अगर मैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करता हूं, तो अगर आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि फाइनेंशियल कैपिटल जो फॉरेन में आपके एसेट्स हैं उनमें अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ का कुछ फाइनेंशियल एसेट्स को आप बाय कर पा रहे हैं, या ये अपने लोकल करेंसी को कन्वर्ट करके, तो वो आपकी कहलाती है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तारापुर कमेटी 2006 में आई थी, उसने कहा था कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज द फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। सिंपल डेफिनेशन में बता रहा हूं, तारापुर कमेटी की मतलब तारापुर कमेटी ने डिफाइन किया था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है फ्रीडम टू कन्वर्ट लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। लोकल फाइनेंशियल एसेट्स को आप अगर फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब सिंपल आपका जितना रुपीज में है उसको उसी दिन की वैल्यू के हिसाब से, रुपीज और डॉलर के हिसाब से अगर आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है वो, तो इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल है। याद रखिएगा, इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली है और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो पार्शियल है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। So I hope you got clarity regarding today's news articles. आपको समझ में आ गया होगा. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.